हमारे साथ जो अगले मेहमान जुड़ रहे हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने जमीन से अपनी शुरुआत की और बीजेपी के सर्वोच्च पदों तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले वाजपेयी सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाली। तमाम जिम्मेदारियां उन्हें दी गई और उन्हें बखूबी उन्होंने निभाया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनकी बात कर रही हूं। দল থেকে সরকার যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিন্তু তার ডাক পড়ে, অর্থাৎ রাজনাথ সিংজির কথা বলছি। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিজেপির কাছে বিধানসভা ভোট একটা প্রেস্টিজ ফাইট। কি বলবেন দলের রণনীতি নিয়ে? সরাসরি আমরা তার কাছ থেকে শুনবো। राजनाथ सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे निशांत चतुर्वेदी और कुणाल, दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और राजनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करें उनका। इस देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक ऐसे नेता जिनके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, एक ऐसे नेता जिनको ट्रबल शूटर कहा जाता है और एक ऐसे नेता जिनका राजनीतिक अनुभव ऐसा है कि आप ये मान सकते हैं कि इनका पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता, बल्कि एनालिसिस में कहूंगा। बिहार चुनावों में हमसे बातचीत करते हुए इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि देखिए ये होगा और वही हुआ। लेकिन राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष बल्कि और टीवी 9 बांग्ला में हमारे इस कॉन्क्लेव में। आपने समय निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनाथ जी, अभी हम लोग बंगाल की सीमा में घुसे, उससे पहले देश की सीमा की बात करते हैं और कल एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, चिंतित कर दिया। इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इनिशियली आपको क्या लग रहा है? क्या इसमें अंदरूनी ताकतें हैं या इसमें विदेशी ताकतें हैं? और देश को अपनी सुरक्षा को लेकर अभी इस वक्त इस मुकाम पर कितना चिंता करना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा को लेकर सभी को आश्वस्त रहना चाहिए। कल जो इजरायली एम्बेसी के सामने जो धमाका हुआ था उसके बारे में यह कह पाना कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं, किनके द्वारा यह एक्सप्लोजन हुआ है, अभी यह कठिन है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब पूरे मामले की पूरी जांच हो रही है। जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मेरे द्वारा कुछ कहा जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल जो धमाका हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन और आपने इसकी तह तक हम लोग जाएंगे, इसका पता लगाएंगे और जो भी जिम्मेदार होंगे वो पनिश किए जाएंगे। आपने देश को आश्वस्त किया, ये बहुत अच्छी बात है। राजनाथ जी, आप कई बार इजराइल जा चुके हैं, आपकी वहाँ से उनसे बातचीत होती रहती है, कई हमारे रक्षा सौदे हुए उनसे। भारत और इजराइल का जॉइंट कोऑपरेशन इस चीज़ को अनअर्थ करने में, इस चीज़ का पता लगाने में आपको लगता है इंटरनेशनल लेवल पर दोनों हाथ मिलाकर खुद इस चीज़ को करेंगे या भारत अपने दम पर इसको करेगा? नहीं, आपने कल देखा होगा कि वहाँ मिस्टर नेतन्याहू ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी यह विश्वास व्यक्त किया है भारत के ऊपर कि भारत इस मामले की पूरी तहकीकात करेगा और किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचेगा। भारत के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किया है वहाँ के प्रीमियर ने। राजनाथ जी, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि अभी अभी आपकी एक बहुत अच्छी बातचीत हुई है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से। जानना चाहेंगे कैसी रही है बातचीत? नहीं, ये बातचीत बहुत अच्छी रही है और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का भी ये कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन पहले भी बेहतर रहे हैं, इसको और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो उनकी इस बात को मैंने भी अपनी तरफ से इंडोर्स किया। अच्छा, जो आपकी बातचीत हुई उसके बाद आपने एक ट्वीट किया और उसमें आपने लिखा, वी एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और मैं इसको अनकोट करता हूं। हर कोई ये जानना चाहता है राजनाथ जी कि नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीन को लेकर कितना चिंतित है और चीन के इश्यूज पर भारत और नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या सेम पेज पर हैं?
अब चीन और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा उसके संबंध में कोई कमेंट किया जाए यह कोई उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतनी बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले भी बेहतर थे और आगे भी मिस्टर जो बाइडेन के आने के बाद भी बेहतर रहेंगे, यह बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और जो हमारी बातचीत वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हुई है वो बहुत ही अच्छी रही है। यदि मैं उसको एक वर्ड में कहना हो, इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि बातचीत डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के साथ बहुत ही फ्रूटफुल रही है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। ये देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और मेरे मन में आ रही है, यूएस का रेफरेंस ना लूं तो मैं डायरेक्टली भारत की बात करें तो मैं देश के रक्षा मंत्री जी से एक चीज पूछूंगा, वो ये है कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम से एक और मिस एडवेंचर किया, हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और इसका बाकायदा सेना ने इसका ब्रीफिंग करके बताया भी। लेकिन जानना यह चाहूंगा कि चीन की मंशा क्या है, क्या आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो बार बार क्यों हमारे सैनिकों को छेड़ने की कोशिश करता है? चीन की मंशा के बारे में मैं समझता हूं कि किसी भी भारत के नागरिक को कोई संदेह नहीं है और इस समय चूंकि कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई ना कोई समाधान इसका निकलेगा। बेहतर यही होगा क्योंकि भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है और बराबर हमारी कोशिश यही रही है, क्योंकि भारत का एक इतिहास भी रहा है कि दुनिया के किसी भी देश के ऊपर ना तो हमने कभी कोई आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी हमने कब्जा किया है। यह हमारा इतिहास रहा है। राजनाथ जी, आपने 9वें दौर की बातचीत का जिक्र किया जो कि हुई, उसमें कोई हल नहीं निकला, मैं कहूंगा अभी भी बेनतीजा रही, 2.5 महीने के बाद हुई, लेकिन उस दरमियान 2 चीजें हुई, सिक्किम में हरकत हुई और पूरा का पूरा एक गांव जो था। बस इतना जी प्लीज। अब पार्लियामेंट प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए नतीजा निकला कि नहीं निकला मैं इस समय मीडिया के सामने नहीं कह सकता हूं। जी बिल्कुल। जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं पार्लियामेंट में ही मैं कहूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या ये मैं समझ सकता हूं जो अभी हाल ही में विदेश मंत्री जी ने कहा कि 4 डेकेड्स में भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो सबसे निचले स्तर पर हैं, एक बहुत मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या ये आपको भी ऐसा लग रहा है? मैं पूरी तरह से सहमत हूं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और इस विषय पर चीन को लेकर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने 2 बार, साल शुरू होते ही एक बार कहा उन्होंने कि अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहो, और अक्टूबर में भी कहा, 3 महीने में 2 बार वो बोल चुके हैं युद्ध के लिए तैयार रहने को, और अपनी पावर्स को उन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है। ये कितना चिंता का विषय है? नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब वो चाहे जितनी बार कहें अपनी सेना को कि युद्ध के लिए तैयार रहे, लेकिन हम यहां चुप नहीं बैठे हैं। यदि युद्ध के लिए कोई तैयार कर रहेगा और भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका पूरी ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका राजनाथ जी, और मैं एलएसी से एलओसी की ओर रुख करता हूं। कश्मीर में आए दिन सुरंग मिल रही है। आप जानते आप जानते हैं निशान जी, जो कुछ भी मैं बोलता हूं बहुत ही नाप तोल कर बोलता हूं। एब्सोल्युटली। और वेल कैलकुलेटेड बोलता हूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, अब मैं अगर एलओसी की तरफ रुख करूं तो उसमें और अब तक जो हमारे सेना के जवानों ने किया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी जानकारी होने के बाद हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। सर, अगर मैं इस चीज की लिबर्टी ले पाऊं, आप कई बार दौरे अभी हाल फिलहाल में कर चुके हैं, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? वैसे दौरे तो कई बार मैं कर चुका हूं सीमा पर, चाहे वो एलओसी हो अथवा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो
यहां पर भी जा चुका हूं, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी इंडो चाइना के बीच अभी टेंशन है। अब ये टेंशन मिनिमाइज होना चाहिए। जी, अब उसके लिए बातचीत चल रही है, अब आगे देखते हैं उसके क्या परिणाम निकलते हैं। जी। सर, एक चीज़ मन में आती है, वो ये है कि एलएसी पर से अगर हम निकलें, एलओसी की ओर जाएं, तो आए दिन सुरंग मिल रही है वहाँ पर। बाकायदा हमारे आर्मी के कमांडर्स बोल चुके हैं कि वहाँ पर लॉन्च पैड पे कई आतंकी तैयार हैं। हमारे अपने कोरेस्पॉन्डेंट वो बता चुके हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर उनकी आर्मी या एयरफोर्स अभूतपूर्व तैयारी के साथ हैं, एज इफ कि वो युद्ध कर देंगे। वो एरिया कितना ज़्यादा अभी इस वक्त बर्नआउट पर है? नहीं, उस एरिया की चिंता मत करिए, हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब यही कारण है कि अब उनको सुरंग बनाने की जरूरत पड़ी है। भारत का सामना करने की पाकिस्तान की कुवत नहीं है, वो छिपकर ही वार कर सकते हैं। जो बहादुर होता है वो कभी छिपकर वार नहीं करता, जो बहादुर होता है वह आमने सामने जो है संघर्ष करता है। राजा जी, पीओके के पास जो एयर बेसेस हैं वहां पर चाइनीज फाइटर प्लेन मौजूद हैं, ये एकदम क्लियर कट देखा गया है। कई पीओके के लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ पीएलए के जो जवान हैं वो घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एलएसी के अलावा चाइना ने एलओसी को भी अपना समझकर एक फ्रंट खोल रखा है? अब क्या किसने किया है, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, क्या हैं, इन सब सारी चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी। चाहे पाकिस्तान की आर्मी पीएलए साथ घूमे अथवा अलग घूमे। अब इसका जहां तक सवाल है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री जी, राफेल और 83 तेजस फाइटर्स जेट्स को जो प्रोक्योर करने के लिए आपको और मोदी सरकार जी को बधाई। लेकिन देश की रक्षा की जरूरतों के लिहाज से हम कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे आने वाले समय में, आपका क्या आकलन है? वैसे आत्मनिर्भरता की तरफ, देश की सुरक्षा को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल जो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि हमने 101 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में डिसीजन लिया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम डिफेंस के मामले में भारत को एक इंपोर्टिंग कंट्री बनाकर नहीं रखना चाहते, बल्कि भारत को हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। बहुत खूब, वाह। रक्षा मंत्री जी, एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको ब्रीच ना करते हुए क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि भारत की इमीडिएट डिफेंस नीड्स क्या हैं? जैसे हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने बोला कि हमें कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है, तो क्या उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, कहीं की भी कोई फोर्स हो, भारत ही नहीं दुनिया के कहीं की फोर्स, आवश्यकताएं बराबर फोर्स के लिए बनी रहती हैं और बराबर जो है वह सरकार फोर्स की आवश्यकताओं को अपनी जो भी सामर्थ्य होती है, जो क्षमता होती है, उसके अनुसार जो है पूरा करने की कोशिश करती रहती है और हम भी उसे पूरा कर रहे हैं। जी, अब मैं आऊँगा बंगाल के अंदर और बंगाल के ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। मेरे सहयोगी कुणाल भी हैं यहाँ पर जो TV9 बांग्ला के हैं। राणा जी, पहले तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो आपने मुझे बिहार चुनाव में कहा था वो एकदम सटीक बैठा है, एकदम सही। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो पूरा सही है, लोग समझ जाएं। मुझे ये बताइए कि बंगाल में आपकी पार्टी 200 का आंकड़ा बार बार बोल रही है, तो 200 के कितने ऊपर? कोई फिगर है आपके मन में, या बंगाल के चुनाव पर आप क्या देखते हैं? वैसे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैं कोई फोरकास्ट करूं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आपको लगता है कि 200 के ऊपर आएंगे आंकड़े?
फिगर्स के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चलिए चाहूंगा। कोई बात, मैं आपको लेकिन कहाँ जाएगा, तो 200 जाएगा कि 225 जाएगा, कितना जाएगा, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ देश के डिफेंस मिनिस्टर है और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। बंगाल को आतंकवाद या टेरर एक्टिविटीज के लिहाज से बांग्लादेश के घुसपैठियों से कितना खतरा है, यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2020 सितंबर को एनआईए ने 9 पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड अलकायदा के टेररिस्ट यहां से पिक किए। एनआईए चीफ ने 2019 में यह बोला कि बांग्लादेश से सटी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर टेरर मॉड्यूल्स बांग्लादेश के एक्टिव हैं। कितना बड़ा खतरा है बंगाल को टेरर एक्टिविटीज, खासकर बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं उनसे? देखिए, घुसपैठिए तो कहीं से भी आ सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि घुसपैठिए किसी भी सूरत में अपने मंसूबे को कामयाब न कर सकें, यह प्रयत्न करना चाहिए। ये एक चीज और जो मन में आती है बार बार, वो ये है कि जो बांग्लादेश और इंडिया का कॉरिडोर है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटेड कॉरिडोर रहा है 2018 से अगर देखा जाए। ऑफ कोर्स। और ये कहा गया है कि वो सबसे पोरस भी है, 100 रुपए देकर लोग यहां से वहां हो जाते हैं। ये क्या अपने आप में एक चिंता का विषय नहीं है? क्या इसको स्केल डाउन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और इसमें किसका इंटरवेंशन होगा? वैसे इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है काफी बेहतर हैं, और कहीं पर इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे बांग्लादेश की सरकार से भी हम शेयर करते हैं, और उसके बाद जो कार्रवाई आवश्यक होती है वह कार्रवाई भी हम करते हैं। राजनाथ जी, और कभी कभी मिलजुल कर भी कार्रवाई करते हैं। রাজনাথ জি, টিভি9 বাংলার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক স্বাগত। আমি কুনাল, आपसे जो पूछना चाह रहे थे कि अगर लोकल पॉलिटिक्स में आ जाए तो यहाँ पे बंगाल में बहुत सारी चीज़ जो सामने आती है बीजेपी के खिलाफ, ये वायलेंस के लेकर जब प्रश्न उठता है तो ये भी प्रश्न उठता है, उड़ी को लेकर प्रश्न उठता है कि जब वोट के टाइम आते हैं तो बीजेपी जंग खेल लेते हैं। और ये भी बोला जाता है कि पुलवामा में जो घटना घटी है उसमें भी मोदी सरकार की कुछ ऐसी चालें थी वोट जीतने के लिए। ऐसे तृणमूल कांग्रेस रिसेंट टाइम्स में ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश की सुरक्षा की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करेगी, बल्कि ऐसी राजनीति को ठोकर मार देगी। अब देश की सुरक्षा की कीमत पर हम राजनीति नहीं करते। राजनाथ जी, देश की सुरक्षा से अगर मैं आपकी पार्टी की सुरक्षा की बात करूं, आपकी पार्टी के पहले कार्यकर्ता और अब बड़े बड़े नेता टारगेट किए जाते हैं। मतलब वो जाते हैं, उनकी गाड़ियों पर पत्थर मारे जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री उनको बोलती है आने के लिए तो आते नहीं हैं। आपको ये कितना बड़ा चिंता का विषय लग रहा है इन चुनावों में? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना यह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोई भी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करेगी, और करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या वो कर रहे हैं? भाई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं कह सकता हूं कि हालात ठीक नहीं है, और वहां की गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। राजनाथ जी, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे जब कलकत्ता जैसी जगह में एक घर के पास 20-20 बम पकड़े जाएं साल में, बमों की फैक्ट्री हो, गवर्नर साहब ये कह दें कि ये हब ऑफ बॉम्ब मेकिंग बन गया है, तो आपको लगता है कि यहां पर चुनाव शांतिपूर्ण हो पाएंगे? नहीं, चुनाव शांतिपूर्ण होने चाहिए, यह हम भी चाहते हैं, और यह पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की एक टीम कलकत्ता गई थी, और उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया है, और जायजा लेने के बाद वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए चुनाव के दौरान
क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वह इलेक्शन कमीशन वह कदम उठाएगा। क्योंकि हम लोग इस बारे में जिक्र कर रहे हैं और मैं प्रेसिडेंट रूल को लेकर आपको कोई भी एम्बैरेसिंग सवाल नहीं पूछूंगा, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे राजनाथ जी कि अभी के जो हालात हैं, क्या ऐसे हालात में चुनाव आयोग के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है यहां पर फ्री, फेयर और ये कहा जाए बिल्कुल भी ब्लडलेस इलेक्शन कराए? फ्री, फेयर एंड ब्लडलेस इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के द्वारा जो भी सहयोग चाहेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो हर प्रकार का कोऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा उसे मिलेगा। राजनाथ जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन टाइम है और तृणमूल कांग्रेस के लीडर पार्थो चैटर्जी वो कहते हैं कि बीजेपी बीएसएफ को यूज कर रहे हैं वोट कैंपेनिंग के लिए, घर घर में जाके डरा रहे हैं, अगर बीजेपी को वोट ना दें तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा रहना। अब क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की अफवाहें चलती रहती हैं जब भी चुनाव का दौर जब नजदीक आता है, और मैं समझता हूं कि बीएसएफ का अथवा सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी कभी दुरुपयोग नहीं किया है। और मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा हो अथवा सुरक्षा के जवान हो, इनकी कीमत पर हम राजनीति करना पसंद नहीं करेंगे। बराबर हमारी सोच ये रही है कि चाहे सुरक्षा के जवान हो अथवा सेना के जवान हो, उनको सदैव निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। राजनाथ जी, और जी, इस सिस्टम को कभी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी, एक और चीज जो पॉलिटिसाइज की जा रही है अभी, जैसा कि बीजेपी के कई नेताओं ने हमारे मंच पर आज साझा किया है, वो है किसानों को लेकर जो अभी इस वक्त आंदोलन चल रहा है। पहले तो मैं आपसे एक क्विक रिएक्शन ये लेना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी को हुआ और उसके बाद कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला हुआ, तलवारें चलाई गई, जो कुछ भी हुआ, पहले तो मैं आपका उस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैंने वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, और जो जिन लोगों ने किया है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, और उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। लाल किले के ऊपर तिरंगे के अलावा कोई यदि दूसरा झंडा फहराने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। राजनाथ जी, क्या आपको इसके पीछे, क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल पहले भी कई बार पूछा, क्या आपको इसके पीछे जो एक खालसा आउटफिट है, जो अलग अलग तरीके से उसका नाम सामने आता है, जो खालिस्तान आउटफिट है, आई स्टैंड करेक्टेड, उसका हाथ दिखाई देता है? जैसे हमने कनाडा में, इंग्लैंड में उनको किसानों के पीछे छुपकर खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, जब तक पूरे मामले की जांच न हो जाए तब तक मेरे द्वारा कुछ कहा जाना यह उचित नहीं होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सिख समाज को किसी भी सूरत में किसी के द्वारा लांछित नहीं किया जाना चाहिए। कोई आउटफिट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन सिख समाज को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि सिख समाज का भारत की कल्चर को प्रोटेक्ट करने में, उसकी सुरक्षा करने में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यह भारत कभी भूल नहीं सकता है। अब हिंदू परिवार में ही जो बड़ा भाई हुआ करता था वही खालसा पंथ स्वीकार करता था। हमारे जैसा व्यक्ति हो तो वह कहेगा कि सचमुच हमारे सिख समाज के लोग ये हमारे बड़े भाई हैं। कुछ सिरफिरे हो सकते हैं जिन्होंने कोई अपना संगठन बनाकर अपना देश को डिस्टेबलाइज करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही हो। अभी तक का जितने भी बयान आए राजनाथ जी, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़प्पन वाला बयान आया है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, अगर मैं बात करूं। लेकिन मैं पुनः आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि वो जो ट्रैक्टर रैली थी, वो ट्रैक्टर रैली का मकसद किसानों के लिए आवाज बुलंद करना नहीं बल्कि कुछ और था, उसके पीछे कोई साजिश थी? अब ऐसे किसान नेताओं से बात होती है तो वो कह रहे थे कि
कि भाई हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आया तो हमने सोचा कि हम भी अपने ट्रैक्टर पर भारत का तिरंगा झंडा लहराकर हम सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन दिल्ली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन उस आश्वासन के विपरीत काम हुआ है। इसके और पीछे मैं कहना चाहूंगा कि 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ है, सारा देश शर्मसार हुआ है। राजनाथ जी, एक तरफ वो हुआ और दूसरी तरफ जब कार्रवाई हुई तो हमने देखा कि गाजीपुर में टिकैत साहब जो हैं वो आंदोलन पर बैठ गए। उन्होंने एक बड़ी इमोशनल अपील की और उसके बाद पूरा वहां पर माहौल बदल गया। अब इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी से आपका क्या कनेक्शन है, वो तो किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस समस्या का क्या निदान है। अब कोई ना कोई निदान तो निकलेगा और बातचीत से ही निदान निकलेगा। और पहले भी सरकार ने बातचीत किया है और आगे भी बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तीनों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो एक्ट्स हैं उनके बारे में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी मैं इस कंट्री का रहा हूं, कि जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं वह किसानों को किसी भी प्रकार से वह क्षति पहुंचाने वाले नहीं हैं, किसानों का नुकसान करने वाले नहीं हैं, बल्कि वह किसानों की आमदनी को 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना करने वाले हैं। और पहले जो व्यवस्था रही है उसमें से किसी भी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है। राजनाथ जी, इस हिसाब से अगर ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर आप ये निपटाना ही चाहते ये समस्या को तो क्यों ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं, विरोधियों से क्यों बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी? तो आपको क्या लगता है ये बात करना चाहिए? और ये इशू जो है ये बंगाल पॉलिटिक्स में यानी आने वाले जो इलेक्शन है इसमें कुछ ये क्या इशू बन के आएगा? देखिए, किसान नेताओं ने बराबर कहा कि हमारे आंदोलन का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और किसान नेताओं ने ही यह कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने आंदोलन में शिरकत करने की इजाजत नहीं देंगे, यह उन्होंने कहा था। तो इसीलिए सरकार ने जो भी बातचीत की वह किसान नेताओं के साथ बातचीत की, राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत नहीं की, क्योंकि किसानों का ही कहना था कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को शिरकत करने की इजाजत भी नहीं दी। राजनाथ जी, जाहिर सी बात है जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीतिक दल हैं उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो फायदा भी होगा और किसी ना किसी को नुकसान भी। क्या आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन ज्यादा इस तरीके से खिंचा तो आपको आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, किसानों के आंदोलन को मैं राजनीति के तराजू पर नहीं तोलना चाहता कि इससे कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों के अंदर जो कंफ्यूजन है इस कृषि से जुड़े हुए तीनों एक्ट्स को लेकर, यह कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। और वह कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लगातार उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। आज नहीं तो कल यह कंफ्यूजन दूर होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और क्योंकि आप यहां पर हैं इसलिए पूछना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कश्मीर को लेकर। अब कश्मीर एक नए युग में जा रहा है, भले ही कोविड को लेकर थोड़ी सी वहां पर चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन चाहे वो गुपकर गैंग हो या जो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी कश्मीर को इंटरनली अनस्टेबल करने की कोशिशें जारी हैं? स्वाभाविक है, हमारा पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन कश्मीर के बारे में मैं ये कहूंगा कि कश्मीर अब नए युग में प्रवेश कर चुका है, जाने वाला नहीं है, नए युग में प्रवेश कर चुका है। और ऐसे हालात पैदा होंगे कि जो वहां पर ऐसा डेवलपमेंट होगा जम्मू कश्मीर का कि जो हमारा जो पड़ोसी है उसको भी जलन होगी, और पीओके में भी यह डिमांड उठेगी कि हमारे पीओके का भी विकास जम्मू कश्मीर जैसा होना चाहिए।
राजनाथ जी, लास्ट क्वेश्चन है TV9 बांग्ला की ओर से कि इलेक्शन टाइम में आप बंगाल आ रहे हैं और आपके ओर से ये जो कैंपेनिंग है, आएंगे। तो क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है इलेक्शन से पहले, स्पेशली आप? पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव जीतेगी, इस विश्वास के साथ हम बंगाल के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। थैंक यू। राजनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला, हमारे कॉन्क्लेव में आए, ये हमारा ऑनर बहुत था धन्यवाद। कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी। राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा बहुत मंत्री, धन्यवाद। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आए दिन अगर कोई दूसरा मुल्क धमकी दे रहा है तो हम खाली हाथ नहीं बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस समस्या को मैं पॉलिटिकली नहीं देखना चाहूंगा, जो किसानों की समस्या है, बातचीत से ही मसला सुलझेगा और हम बातचीत के लिए तैयार हैं।